आप जानते हैं, आज के समय में सबसे ज्यादा लोग जिस मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं उसका नाम है घबराहट, बेचैनी, यानी एंग्जाइटी। दुनिया भर में हर 8वां इंसान इसका शिकार है। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता चलता कि वो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। हम रोज हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, पर अंदर से एक अजीब सा डर हमें खाए जा रहा होता है। कभी नाकामी का डर, कभी अकेले रह जाने का डर, और कभी बिना वजह सब कुछ सोचते जाने की आदत। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप घबराते हैं, सवाल यह है कि क्या आपने कभी उस डर से ठीक से बात की है। एक मशहूर लेखिका और जीवन मार्गदर्शक मार्था बेक कहती हैं, घबराहट कोई बीमारी नहीं है, वो तो एक पैगाम है जो आपको कुछ समझाने आया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे घबराहट को दबाने की जगह आप उसे अपना साथी बना सकते हैं, कैसे आप छोटे छोटे बदलावों से दिन ब दिन अपने मन को हल्का और शांत बना सकते हैं, बिना दवाइयों के, बिना किसी से भागे हुए। लेकिन ये बात अधूरी समझकर मत उठ जाना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो शायद आप सिर्फ डर को पहचान पाएंगे, उसे बदल नहीं पाएंगे। तो वादा कीजिए खुद से कि आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि शायद आज आप खुद को पहली बार सच में समझ पाएंगे। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ बातें अंदर से तोड़ती हैं तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए, अब मैं अपने डर को सुनूंगा, दबाऊंगा नहीं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची और जिंदगी बदल देने वाली बातें जानना, तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपने कभी खुद को ऐसा महसूस करते हुए पकड़ा है जैसे आपका दिमाग एक पिंजरे में बंद बंदर की तरह हो, हर पल कुछ ना कुछ सोचते हुए, डरते हुए और उस डर से बचने के लिए रास्ता ढूंढते हुए। कभी अचानक से दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भर जाते हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, यहां से भाग जाओ। यही है एंग्जाइटी की असली जड़। मार्था बेक कहती हैं कि हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम है जो हमें बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन आज वही सिस्टम हमें लगातार डर में जीने पर मजबूर कर रहा है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा है, एक जो सोचता है, लेफ्ट ब्रेन, और एक जो महसूस करता है, राइट ब्रेन। जब हम डरे हुए होते हैं या तनाव में होते हैं तो सोचने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और महसूस करने वाला हिस्सा एक्टिव हो जाता है। इसलिए जब आप पैनिक में होते हैं तो आप लॉजिक से नहीं सोचते, बस खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि कई बार हम ऐसे इरैशनल डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। मार्था बताती हैं कि एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह हमारे अंदर के सिस्टम का एक अलार्म है जो हमें बताता है कि कुछ ठीक नहीं है, या तो बाहर की दुनिया में या हमारे अंदर। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस अलार्म को बंद करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम समझें कि यह क्यों बज रहा है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हमारा नर्वस सिस्टम अभी भी वही है जो लाखों साल पहले था। उस समय यह सिस्टम हमें शेर से बचाने में मदद करता था, लेकिन आज जब हमारे सामने कोई असली खतरा नहीं होता, तब भी हमारा शरीर उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे हम किसी शेर के सामने हो। इसका मतलब यह है कि एक ऑफिस प्रेजेंटेशन, किसी की नजरें या एक फोन कॉल का इंतजार, ये सब मॉडर्न डे शेर बन चुके हैं। इस चैप्टर में मार्था कहती हैं कि एंग्जाइटी को खत्म करने की कोशिश करना बेकार है। इसके बजाय हमें उसे समझना है, ऑब्जर्व करना है और फिर उससे बात करनी है। जब हम अपने डर को दोस्त बना लेते हैं तो वो हमारी क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और विजडम में बदल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डर कभी खत्म हो जाएगा, बल्कि ये कि डर अब हमें कंट्रोल नहीं करेगा। एक और जरूरी इंसाइट इस चैप्टर में ये है कि एंग्जाइटी से लड़ना खुद से लड़ने जैसा है, और खुद से कोई भी युद्ध जीत नहीं सकता। मार्था सजेस्ट करती हैं कि हमें खुद के उस हिस्से को जो डरा हुआ है गले लगाना चाहिए, जैसे आप किसी बच्चे को गले लगाते हो जो किसी बुरे सपने से डर गया हो। जब आप खुद को समझते हैं तो आपके अंदर की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। इस प्रक्रिया को वे यूनाइटिंग द क्रीचर कहती हैं, यानी अपने अंदर के उस प्रिमिटिव सिस्टम और सोचने वाले सिस्टम को एक साथ काम करने देना। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तो हम केवल डर में नहीं रहते, बल्कि डर से पार जाकर आगे बढ़ते हैं। यही असली हीलिंग है, अपने डर को दबाना नहीं, बल्कि उसे सुनना, समझना और उससे कुछ नया बनाना। तो अगली बार जब भी आप खुद को तनाव में, घबराया हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस करें, खुद से एक सवाल पूछिए,
मुझे किस चीज से डर लग रहा है, और फिर बिना भागे बिना छुपे उस डर की ओर ध्यान से देखिए। शायद वहीं से आपकी आज़ादी की शुरुआत हो। जब हम एंग्जाइटी में होते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमारे अंदर कोई छोटी सी प्राचीन सी क्रीचर फंस गई है, जो कुछ बोल नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही, लेकिन अंदर ही अंदर चिल्ला रही है। मार्था बेक इस अध्याय में बहुत ही गहराई से समझाती हैं कि क्यों ये अंदर की एंग्शियस क्रीचर कभी कभी एक ही स्थिति में अटक जाती है, और कैसे हम बार बार उसी डर, चिंता या इमोशनल लूप में वापस लौट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हमने चीज़ें संभाल ली हैं, लेकिन फिर अचानक कोई छोटी सी बात हमें उसी चिंता में फेंक देती है, उसी बेबसी, उसी घबराहट में, जैसे दिमाग फ्रीज हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? मार्था बताती हैं कि इसका जवाब छिपा है हमारी नर्वस सिस्टम की सबसे प्राचीन प्रोग्रामिंग में। जब कोई पुराना इमोशनल जख्म हील नहीं हो पाता तो वह हमारे अंदर एक स्टक एनर्जी की तरह फंस जाता है, और ये एनर्जी हर बार एक्टिवेट हो जाती है जब कोई चीज़ उस जख्म को ट्रिगर कर देती है। ये क्रीचर सेल्फ जो हमें किसी भी खतरे से बचाने के लिए इवॉल्व हुआ था, वह कभी कभी इतने लंबे समय तक अलर्ट रहता है कि वो स्टक हो जाता है। इमेजिन कीजिए जैसे कोई कार ब्रेक दबाकर रखी हुई हो और इंजन ऑन है, पहिए घूमना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही। अंदर से जलन, घुटन और बेचैनी, यही एंग्जाइटी क्रीचर के स्टक होने की निशानी है। मार्था कहती हैं कि जब ये क्रीचर स्टक हो जाते हैं तब हमारे शरीर में भी कई फिजिकल लक्षण उभरने लगते हैं, जैसे लगातार थकावट, सिर दर्द, पेट में दर्द या नींद की समस्या। दरअसल हमारा शरीर उस जमी हुई एनर्जी को रिलीज नहीं कर पा रहा, और जब हम बार बार इस अवस्था में फंसते हैं तो यह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम खुद को एंग्शियस पर्सन मानने लगते हैं। लेकिन यहाँ मार्था एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि ये स्टक क्रीचर्स कोई बुराई नहीं है, वे तो बस हमें कुछ बताना चाहते हैं, वो भी उस भाषा में जो हमने कभी सुनी ही नहीं। वो भाषा है बॉडी की भाषा, सेंसेशन की भाषा। मार्था हमें सिखाती है कि हमें इन क्रीचर्स को फिक्स नहीं करना है, बल्कि उन्हें फील करना है। मतलब हमें अपने शरीर में उस घबराहट, उस डर को ऑब्जर्व करना है, बिना उसे दबाए, बिना उससे बचते हुए। जैसे हम किसी डरे हुए बच्चे को गले लगाते हैं, वैसे ही खुद को समझने और संभालने की जरूरत है। जब हम खुद से ये पूछते हैं, ये डर किस बात का है, ये घबराहट कहाँ से आ रही है, और ईमानदारी से उसके जवाब को सुनते हैं, तब ये स्टक एनर्जी धीरे धीरे फ्लो में बदलने लगती है। हमारी नर्वस सिस्टम को यह संदेश मिलता है कि अब खतरा टल चुका है। मार्था इसे कंप्लीटिंग द स्ट्रेस साइकिल कहती हैं, यानी जो लूप अधूरा रह गया था उसे बंद करना। एक और जरूरी बात, जब हम दूसरों के साथ अपने डर और घबराहट को सेफ तरीके से साझा करते हैं, तब भी ये स्टक क्रीचर्स हील होना शुरू करते हैं, क्योंकि कनेक्शन और एम्पैथी ये हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। जब कोई हमें कहता है, मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, तो अंदर की घुटी हुई आवाज को पहली बार जगह मिलती है। इस अध्याय में मार्था एक जेंटल येट पावरफुल ट्रूथ से हमें मिलवाती है कि हमारी एंग्जाइटी कोई रोग नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक संदेश है, और अगर हम उस संदेश को सुनने का साहस कर लें तो वही एंग्जाइटी हमारे गाइड में बदल सकती है। डर हमें रोकता नहीं, बल्कि बताता है कि हमें किस ओर ध्यान देना है, और जैसे ही हम उस दिशा में मुड़ते हैं, हमारा अंदर का क्रीचर धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। यही हीलिंग की असली शुरुआत है। मार्था बेक इस अध्याय में एक बेहद दिलचस्प और खूबसूरत कल्पना करती है कि हमारे अंदर जो ये एंग्शियस क्रीचर होता है वो अकेला नहीं होता। हमारे भीतर कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं, कई वर्जन्स ऑफ सेल्फ, कुछ डरे हुए, कुछ गुस्से में, कुछ थक चुके हैं और कुछ अब भी उम्मीद करते हैं। जब ये सारे हिस्से आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तभी अंदर संघर्ष और बेचैनी पैदा होती है। लेकिन अगर हम उन्हें जोड़ दें, यूनाइट कर दें, तो वही कमजोर हिस्सा एक जबरदस्त ताकत बन सकता है। यही है द क्रीचर यूनाइटेड की असली भावना। हम सबके भीतर एक ऐसा हिस्सा होता है जो बस प्यार चाहता है, एक ऐसा जो हर समय सतर्क रहता है, एक जो बचपन के किसी हादसे से डरा हुआ है, और एक जो अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा है। लेकिन जब इन सबके बीच तालमेल नहीं होता तो मन डिवाइडेड महसूस करता है, जैसे शरीर एक दिशा में जाना चाहता है और आत्मा दूसरी। मार्था कहती हैं कि अगर हम अपने इन फ्रैगमेंटेड पार्ट्स को पहचान लें
उनसे बात करें और एक टीम की तरह उन्हें एक साथ लाना सीख लें, तो हम एंग्जाइटी से कहीं ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। ये प्रक्रिया जादू जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये बहुत मानवीय और सरल है। इसका पहला कदम है अवेयरनेस। जब आप किसी मुश्किल समय में होते हैं तो पॉज लेकर खुद से पूछें, मेरे अंदर इस समय कौन कौन से हिस्से एक्टिव हैं? शायद एक हिस्सा डरा हुआ है, एक गुस्से में और एक भाग जाना चाहता है। जब आप इन्हें नाम देकर पहचानने लगते हैं तो वो डर अब उतना बड़ा नहीं लगता, वो समझ में आने लगता है। मार्था इस यूनिटी को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझाती है, जहां हर इंस्ट्रूमेंट का अपना काम है। अगर सब अपने मन से बजेंगे तो शोर होगा, लेकिन अगर सब एक कंडक्टर को फॉलो करेंगे तो संगीत बनेगा। हमारे अंदर का हायर सेल्फ ही वह कंडक्टर है जो इन सब पार्ट्स को संतुलन में लाता है। ये हायर सेल्फ जजमेंटल नहीं होता, वो दया से देखता है और सबकी सुनता है। मार्था ये भी बताती हैं कि जब हम अपने अंदर की यूनिटी को महसूस करना शुरू करते हैं तो बाहरी दुनिया में भी हमारे रिश्ते सुधरने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने अंदर टकराव में है वो बाहर भी टकराता है, लेकिन जो अपने भीतर एकजुट हो जाता है उसके शब्दों, भावों और कर्मों में एक स्थिरता, एक शांति होती है, और यही शांति सबसे गहरी हीलिंग लाती है। इस अध्याय का एक और सुंदर पहलू ये है कि जब हम अपने अंदर के इन क्रीचर्स को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें दूसरों के अंदर के क्रीचर्स भी दिखने लगते हैं। तब हम जजमेंट की जगह कंपैशन से देखना सीखते हैं, और यहीं से शुरू होता है रियल कनेक्शन, खुद से और दुनिया से। तो मार्था का संदेश साफ है कि एंग्जाइटी तब तक परेशान करती है जब तक हमारे अंदर के हिस्से बिखरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं वैसे ही हमारा दर्द एक ताकत बन जाता है। एक यूनिफाइड क्रीचर न सिर्फ सर्वाइव करता है बल्कि थ्राइव करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, उसके अंदर पूरा एक इनर ट्राइब है जो एक दूसरे को समझता है, सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाता है। यही है रियल फ्रीडम, यही है रियल इनर पीस। मार्था बेक इस अध्याय में एक बहुत ही अनमोल बात समझाती हैं कि एंग्जाइटी को हराने का सबसे शक्तिशाली तरीका है हमारी क्रिएटिविटी को जगाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट, पेंटिंग या म्यूजिक होता है, लेकिन असल में हर इंसान के अंदर एक अनोखा क्रिएटिव पावर होता है जो उसे अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने और बदलने की ताकत देता है। जब हम इस शक्ति को जागरूक होकर इस्तेमाल करते हैं तो एंग्जाइटी की जगह इंस्पिरेशन, डर की जगह कल्पना और थकान की जगह ऊर्जा आने लगती है। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारा दिमाग बार बार वही पुरानी बातें दोहराता है, क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया, या मैं ये नहीं कर सकता। मार्था इसे लूपिंग थॉट पैटर्न कहती हैं, और इसका इलाज है उस लूप को तोड़ना। और यह तभी होता है जब हम किसी क्रिएटिव प्रोसेस में शामिल होते हैं, चाहे वो लिखना हो, गाना हो, कुछ नया बनाना हो या सिर्फ कल्पना करना हो। जब हमारा दिमाग क्रिएट करने में लग जाता है तो वो खुद को डिस्ट्रक्ट करने से रुक जाता है। मार्था कहती हैं कि हमारे अंदर एक वाइल्ड इमेजिनेशन है जो हर परिस्थिति को एक नई कहानी बना सकती है। जब हम इस इमेजिनेशन को एक्टिवेट करते हैं तो हम विक्टिम नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं, और यही शिफ्ट एंग्जाइटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। इमेजिन करो, अगर तुम्हारे डर की जगह तुम्हारी क्यूरियोसिटी लेने लगे तो दुनिया कितनी अलग लगने लगेगी। वही डर जो पहले तुम्हें रोकता था अब इंस्पिरेशन बन जाएगा, एक्सप्लोर करने का, एक्सपेरिमेंट करने का। क्रिएटिविटी का एक और जादुई फायदा यह होता है कि यह हमें मोमेंट में लाता है। एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर की टेंशन होती है, क्या होगा, लेकिन क्रिएटिविटी हमेशा प्रेजेंट में होती है, मैं अभी क्या बना सकता हूं। और जब हम किसी चीज को पूरी तरह से क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो एक लाइन की कविता हो या कोई नया विचार, उस समय हमारा पूरा ध्यान वर्तमान में होता है, और यही माइंडफुलनेस की असली एसेंस है। मार्था ये भी बताती हैं कि क्रिएटिव होना कोई एक बड़ी स्किल नहीं है, बल्कि एक छोटा सा डिसीजन होता है, आज कुछ नया सोचने का, पुराने रास्ते से हटकर कुछ देखने का। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा भी क्रिएट करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है, क्योंकि क्रिएशन का मतलब होता है कंट्रोल में आना। और एंग्जाइटी की सबसे बड़ी जड़ होती है कंट्रोल खोने का डर। इस अध्याय में मार्था एक बहुत ही सरल एक्सरसाइज भी बताती है। जब भी एंग्जाइटी आए, अपनी आंखें बंद करके एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां तुम सेफ और इंस्पायर्ड महसूस करते हो। उस जगह को इतना विविड बनाओ कि वो एक ड्रीम जैसा लगने लगे।
वहां अपने अंदर उस वर्जन को देखो जो डर से नहीं, करेज से डिसीजंस ले रहा है, और फिर उस इमेज को अपने दिन की छोटी छोटी चॉइसेस में शामिल करो। यही इमेजिनेशन धीरे धीरे तुम्हारे अनकॉन्शियस को रिवायर करने लगता है। क्रिएटिविटी न सिर्फ हमें एनेक्सिटी से बाहर निकालती है, बल्कि वह हमारे अंदर छिपे हीलिंग पावर्स को एक्टिवेट करती है। मार्था कहती हैं कि जब आप क्रिएट करते हो तो आप खुद को फिर से जन्म देने का काम करते हो, जैसे पुराने घावों के ऊपर नई स्किन आ रही हो। और जब यह प्रक्रिया बार बार होती है तो एक समय ऐसा आता है जब एंग्जाइटी सिर्फ एक मेमोरी बन जाती है, न कि आइडेंटिटी। इसलिए अगर तुम्हें एंग्जाइटी से बाहर निकलना है तो कुछ बड़ा मत सोचो, बस कुछ नया सोचो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करे, भले ही वो छोटी सी चीज हो। मार्था का यही संदेश है कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है, और वो आर्टिस्ट ही सबसे बड़ा हीलर है। मार्था बेक इस अध्याय में एक बेहद रहस्यमयी लेकिन गहराई से भरी बात करती है कि हर इंसान के जीवन में एक सीक्रेट डोरवे होता है, एक ऐसा दरवाजा जो बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर खुलता है। यह दरवाजा एंग्जाइटी और सफरिंग से एस्केप नहीं देता, बल्कि उस दर्द के बीच से होकर हमें एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां शांति, समझ और आत्म स्वीकृति है। अक्सर जब जिंदगी हमें बुरी तरह तोड़ देती है, हम बिखर जाते हैं, और तभी ये छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन केवल उन्हें जो देखना जानते हैं। जब कोई इंसान गहरे दुख या डर से गुजर रहा होता है तो वो बस उससे भागना चाहता है। हम डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं, खुद को बिजी रखते हैं या खुद पर ही गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन मार्था कहती हैं कि वही स्थिति जिससे हम भागना चाहते हैं असल में एक दावत होती है, एक इनर जर्नी की। जैसे ही हम उस अनुभव के साथ रुकते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं और उस दर्द की परतें धीरे धीरे खोलते हैं, तब हमें अंदर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है। ये दरवाजा कुछ अलग नहीं बल्कि हमारे ही भीतर का एक हिस्सा है, जो अब तक दबा हुआ था, डराया गया था या अनदेखा रह गया था। मार्था इस सीक्रेट डोरवे को एक पोर्टल की तरह बताती हैं, जो हमें सिर्फ एक बेहतर वर्जन नहीं बल्कि एक नया अवेयरनेस देता है। जब हम इस दरवाजे से गुजरते हैं तो हम अपनी लाइफ की सरफेस रियलिटी से हटकर एक डीपर ट्रूथ को महसूस करने लगते हैं। एंग्जाइटी तब बस एक संकेत बन जाती है, एक इन्विटेशन की देखो तुम्हारे अंदर कुछ और भी है जो जागना चाहता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां इंसान पहली बार अपनी सच्ची शक्ति से जुड़ता है। मार्था यहाँ एक जरूरी बात और जोड़ती है कि ये दरवाजा तभी खुलता है जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, जब आप ये मान लेते हैं कि आप नहीं जानते कि आगे क्या होगा और फिर भी आप खुद पर भरोसा रखते हैं। ये ट्रस्ट ही उस डोरवे की चाबी है। ये सरेंडर कोई हार नहीं बल्कि सबसे गहरी समझ का संकेत है कि आप अब अपनी बाहरी दुनिया से नहीं, अपने अंदर की दुनिया से जीने को तैयार है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि उनके टूटने का मतलब है कि वो कमजोर हैं, लेकिन मार्था कहती हैं कि जो टूटता है वही फिर से बनता है, लेकिन अब और भी गहरा और भी असली। जैसे मिट्टी का एक बर्तन टूटकर जब सोने से जोड़ा जाता है तो वो पहले से भी ज्यादा कीमती हो जाता है, उसी तरह ये सीक्रेट डोरवे हमें हमारी ब्रोकननेस के बीच से ही मिलती है। और जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो एंग्जाइटी एक गाइड बन जाती है, दुश्मन नहीं। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि हर बार जब जिंदगी तुम्हें रोने पर मजबूर करे, हर बार जब डर इतना गहरा लगे कि तुम हिल भी ना सको, तब रुक कर अंदर देखो। शायद वहीं कहीं एक छोटा सा दरवाजा है जो तुमसे कह रहा है, यहां से रास्ता जाता है उस तरफ जहां तुम असली हो, आजाद हो और होल हो। मार्था यही समझाना चाहती है कि एंग्जाइटी को खत्म नहीं करना है बल्कि उसकी भाषा को समझना है, और उसकी सबसे बड़ी भाषा है तुम्हारे भीतर का दरवाजा खोल देना, उस रहस्य को देखने देना जो अब तक छिपा हुआ था। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, यही है अवेकनिंग। मार्था बेक इस अध्याय में एक बेहद सुंदर रूपक का इस्तेमाल करती है, सैनिटी क्विल्ट, यानी हमारी जिंदगी की एक ऐसी चादर जिसे हम खुद अपने अनुभवों के टुकड़ों से सिलते हैं। ये कोई परफेक्ट डिजाइन नहीं होती, ना ही इसका कोई तयशुदा पैटर्न होता है, बल्कि ये हमारी तकलीफों, खुशियों, डर और हीलिंग के टुकड़ों से बनी होती है। हर इंसान की ये चादर अलग होती है क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है, लेकिन मार्था कहती हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो इस चादर को सिलना ही असल में हमारे होश में रहने, स्टेबल बने रहने और सच में जीने का रास्ता बन सकता है। जब हम एंग्जाइटी से गुजरते हैं तो लगता है जैसे जिंदगी के टुकड़े बिखर गए हैं, कुछ भी पूरा नहीं लगता।
हर रिश्ता, हर डिसीजन अधूरा सा महसूस होता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हम उन बिखरे हुए हिस्सों को उठाकर देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी पैटर्न्स छिपी हुई हैं, कौन से लेसन्स बार बार दोहराए गए हैं और किन इमोशंस ने हमें बार बार उसी जगह पर लाकर खड़ा किया है। मार्था का मानना है कि जब हम इन पीसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं, तब एक सैनिटी क्विल्ट बनने लगती है जो हमें सुरक्षा, समझ और मीनिंग देती है। ये क्विल्ट परफेक्ट नहीं होती, इसमें कुछ टुकड़े फटे हुए होते हैं, कुछ धागे उलझे हुए होते हैं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि यही इम्परफेक्शंस हमें इंसान बनाते हैं। मार्था कहती हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आपका पास्ट बहुत मैसी है, बहुत खराब डिसीजन से भरा है, तो यही आपके क्विल्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग पीसेस हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं टुकड़ों ने आपको सबसे ज़्यादा सिखाया, सबसे ज़्यादा बदलने पर मजबूर किया। और जब आप उन्हें अपने हिस्से के रूप में स्वीकार करते हो, तब आप अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो, और यही वो जगह होती है जहां पीस शुरू होती है। इस प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस और पेशेंस। आप हर रोज़ थोड़े थोड़े टुकड़े ही जोड़ सकते हो। कभी एक पुराना इमोशन सामने आएगा, कभी कोई अनरिजॉल्व्ड मेमोरी। लेकिन मार्था बताती हैं कि जितना ज़्यादा हम खुद को जानने और समझने में लगाते हैं, उतना ही गहरा ये क्विल्ट बनता है। और ये कोई बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करता, ना किसी की तारीफ, ना किसी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, ना ही सक्सेस के सिंबल्स पर। यह पूरी तरह हमारे इनर नोइंग पर टिका होता है। इस पूरे सिलाई के सफ़र में क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी हमारे टूल्स होते हैं। मार्था इनकरेज करती हैं कि अपने क्विल्ट में कुछ ऐसे रंग भरो जो तुम्हें खुशी देते हो, चाहे वो जर्नलिंग हो, कोई पुरानी तस्वीर, कोई खास गाना, या वो कोट्स जो तुम्हारे जीवन के मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़े रहे। जब हम अपने जीवन के हर हिस्से को कॉन्शियस जोड़ने लगते हैं, तब एंग्जाइटी एक खाली जगह से भराव की प्रक्रिया में बदलने लगती है, और फिर धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हमने खुद को फिर से गढ़ लिया है, एक ऐसा क्विल्ट बना लिया है जो अब हमें ढकता है, सुकून देता है और याद दिलाता है कि हम कितने रिजिलियंट हैं। मार्था कहती हैं कि हर इंसान के पास ये ताकत है कि वो अपने जिंदगी के टुकड़ों को एक मास्टरपीस बना सके। बस शर्त यह है कि हम भागने की जगह रुकें और टुकड़े उठाकर उन्हें जोड़ने की हिम्मत रखें। ये क्विल्ट आपकी कहानी है, आपकी पहचान है, और इसे कोई और नहीं, सिर्फ आप ही बना सकते हैं। और जब आप ये बना लेते हैं, तब आप किसी भी तूफान में अपने आप को संभाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास वो चादर है जो आपकी आत्मा की सिलाई से बनी है। यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी सैनिटी है। मार्था बेक के इस अध्याय में फ्रीइंग द मैजिशियन का मतलब है अपने अंदर छुपी उस जादुई शक्ति को आजाद करना जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये जादू कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है जो हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन डर, शर्म, असफलता और एंग्जाइटी की परतों में दब जाती है। मार्था कहती हैं कि हर इंसान के भीतर एक मैजिशियन होता है, एक ऐसा हिस्सा जो देख सकता है कि असंभव को कैसे संभव बनाया जाए, जो केओस में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है, और जो हर गिरने के बाद एक नई दिशा में उड़ान भर सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस मैजिशियन को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम खुद को सिर्फ अपने दुखों से परिभाषित करने लगते हैं। जब जिंदगी मुश्किल होती है तो हम बस सरवाइव करने की सोचते हैं। हमारी पूरी ऊर्जा डर से लड़ने, चीज़ों को कंट्रोल करने और खुद को सेफ रखने में लग जाती है। लेकिन मार्था बताती हैं कि ठीक इसी समय जब हम सबसे ज़्यादा बिखरे होते हैं, तब हमारे भीतर का मैजिशियन धीरे धीरे जागने लगता है। वो मैजिशियन हमें नए आइडिया देता है, हमें इमेजिनेशन में ले जाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम सिर्फ दुख के पात्र नहीं हो, तुम एक क्रिएटर भी हो। लेकिन उसे आज़ाद करने के लिए हमें खुद से एक नया सवाल पूछना होता है। अगर मैं डर से नहीं, भरोसे से चलूं, तो मैं क्या बना सकता हूं? ये सवाल ही एक जादुई दरवाज़ा खोल देता है। और जब हम खुद को परमिशन देते हैं कि हम कुछ नया सोचें, कुछ अलग बनाएं, तब मैजिशियन एक्टिव हो जाता है। मार्था कहती हैं कि ये मैजिशियन फैक्ट से नहीं, पॉसिबिलिटीज से चलता है। ये लॉजिक से नहीं, वंडर से जुड़ा होता है। और इसे छूने के लिए हमें खुद के रिजिड बिलीफ्स तोड़ने पड़ते हैं, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मुझे कुछ नया करने की इजाज़त नहीं है। ये सब इल्यूजन्स हैं और मैजिशियन उन्हें एक एक कर तोड़ता है। लेकिन तभी जब हम उसे स्पेस देते हैं, साइलेंस में, इमेजिनेशन में, आर्ट में, ये जादू डर के बिल्कुल करीब रहता है।
कई बार जब हम कुछ नया करने लगते हैं तो डर और भी ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि मैजिशियन हमें कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है, लेकिन वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। मार्था समझाती हैं कि ये वही क्रिएटिव एनर्जी है जिसने दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाए हैं, चाहे वो किसी ने पेंटिंग बनाई हो, नई खोज की हो या अपने दर्द को शब्दों में बदल दिया हो। ये सब उसी मैजिशियन की पहचान है, और इसे जिंदा रखने के लिए हमें उसे नर्चर करना पड़ता है, ध्यान से, सेल्फ एक्सप्रेशन से और उस साइलेंस से जहां हम अपनी सोल की आवाज सुन पाते हैं। हम जितना अपने भीतर के मैजिशियन पर भरोसा करते हैं उतना ही हम एंग्जाइटी को पीछे छोड़ते हैं, क्योंकि अब हम किसी बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। अब हम खुद अपने अनुभवों को मीनिंग देने लगते हैं। ये मैजिशियन कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बस आप ही का वो हिस्सा है जो फिर से जीना चाहता है, लेकिन इस बार पूरे रंगों के साथ, बिना डर के। और जब आप इसे आजाद कर देते हैं तो जिंदगी सिर्फ एक सर्वाइवल नहीं, एक खूबसूरत क्रिएशन बन जाती है। यही मार्था का संदेश है कि आपके अंदर वो मैजिशियन है जो टूटे हुए सपनों से भी नया जादू बना सकता है। बस आपको उसे पहचानने और आजाद करने की हिम्मत चाहिए। जिंदगी में हम सबने जाने अनजाने कुछ रोल्स अपना लिए होते हैं। कोई अच्छा बेटा, जिम्मेदार बहन, मेहनती कर्मचारी, आदर्श माता पिता, या फिर मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को खो देने वाला इंसान। मार्था बेक कहती हैं कि ये सारे रोल्स हम खुद से नहीं, समाज की उम्मीदों से सीखते हैं, और जैसे जैसे हम इन रोल्स को निभाते हैं हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम रोल निभाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारी असली इच्छाएं, सपने और उद्देश्य पीछे छूट जाते हैं। इस अध्याय में मार्था हमें यही समझाती हैं कि कैसे ये बनाए हुए रोल रूल्स हमारी एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं और कैसे इनसे बाहर निकलकर हम अपने असली मिशन की ओर लौट सकते हैं। जब हम बार बार एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं, जैसे कि मुझे हमेशा स्ट्रांग रहना है, मैं कभी किसी को ना नहीं कह सकता, मुझे परफेक्ट बनना है, तब ये रूल्स एक इनविजिबल केज बन जाते हैं। बाहर से हम ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। मार्था बताती हैं कि एंग्जाइटी अक्सर तब सबसे ज्यादा होती है जब हमारी आत्मा कुछ और कह रही होती है और हम समाज के नियमों के कारण कुछ और कर रहे होते हैं। इस डिस्कनेक्ट को पहचानना ही पहला स्टेप है रोल रूल्स को तोड़ने का। पर यह तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप कोई ऐसा काम करते हो जो नियमों के खिलाफ हो, जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना या जॉब छोड़ना जो आपकी क्रिएटिविटी को मार रही हो, आपको गिल्ट होता है, डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहीं पर मार्था कहती हैं, यही वो पल होता है जब आप अपने मिशन के करीब होते हैं, क्योंकि आपका असली उद्देश्य कभी भी लोगों को खुश करना नहीं था, बल्कि खुद की सच्चाई के साथ जीना था। मार्था इस बात पर जोर देती हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक मिशन होता है। ये मिशन कोई बड़ा सोशल कॉज नहीं, बल्कि वो सटल काम है जो आपकी सोल को शांति देता है, जैसे किसी को हील करना, किसी को इंस्पायर करना, कुछ नया बनाना, या बस एक शांत और ईमानदार जीवन जीना। लेकिन इस मिशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले उन रोल्स को तोड़ना पड़ेगा जो आप पर थोपे गए हैं। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तब एक आवाज आती है जो सॉफ्टली कहती है, मैं इससे ज्यादा हूं, और यही आवाज आपका मार्गदर्शन बनती है। लेकिन इसे सुनने के लिए आपको बाहर की भीड़ से निकलकर खुद के साथ बैठना होगा। मार्था बताती हैं कि जब लोग अपने पुराने रोल्स से बाहर निकलते हैं तो शुरुआत में उन्हें कैओस लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक नई क्लैरिटी आती है। ये क्लैरिटी डर से नहीं, सच्चाई से आती है, और सच्चाई हमेशा आपके पर्पस की ओर इशारा करती है। मार्था कहती हैं कि आपके मिशन को सिर्फ आप पहचान सकते हो, कोई और नहीं बता सकता कि आपकी जिंदगी का असली काम क्या है। और जब आप उस मिशन को पहचान कर जीने लगते हो तब एंग्जाइटी आपकी मास्टर नहीं रह जाती, वो आपकी मैसेंजर बन जाती है। वो आपको बताती है कि आप किस दिशा में नहीं जाना चाहिए और आपको जेंटली आपके पाथ पर वापस ले आती है। इस अध्याय का सार यही है कि जब आप उन बनावटी रोल्स को तोड़ते हो और अपनी सोल की सच्चाई को चुनते हो, तब आप अपने अंदर छुपे मिशन की रोशनी में जीना शुरू करते हो, और वहीं से हीलिंग, पीस और असली पर्पस की शुरुआत होती है। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे कि एंग्जाइटी सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक संकेत है। ये आपकी रूह की आवाज है जो कह रही है कि अब वक्त है खुद को समझने का, अपने असली मिशन की ओर लौटने का। मार्था बेक ने इस किताब में जो रास्ता दिखाया है वो सिर्फ एंग्जाइटी से बाहर निकलने का नहीं,
बल्कि एक पूरी नई जिंदगी की ओर बढ़ने का है, जहां डर नहीं, सच्चाई और आजादी से आप जीते हैं। तो अब आपसे एक सवाल है, क्या आप वाकई खुद को आजाद देखना चाहते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट करके सिर्फ इतना लिखिए, अब मैं अपने सच के साथ जीऊंगा, जीऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर बार लाते हैं वो बातें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक याद रखिए, एंग्जाइटी से मत डरिए, उससे बात करिए, क्योंकि शायद वही आपको आपकी असली ताकत तक ले जाए।